The floor is yours. बहुत बहुत शुक्रिया उदय। मुझे लगता है कि ये सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त हमारे मंच पर जो राजनीतिक शख्सियत हैं, अगर भारतीय राजनीति का संत अगर हम उन्हें कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी, मकान में लाइब्रेरी बना दी, और यकीन मानिए कि ना इनका बैंक बैलेंस है ना कोई संपत्ति है, सब कुछ जनता को सौंप दिया है। ऐसे राजनेता के लिए मुझे लगता है एक जोरदार राजनीतिक संत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनोहर लाल जी, आप मोदी कैबिनेट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, और भारतीय समाज में या भारत के लिए एक आम आदमी की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, एक बिजली है और एक आवास है, और दोनों ही विभाग आपके पास हैं। 2047 का जो विजन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इन दोनों के जरिए आप कैसे पूरा करेंगे और क्या विजन है? मनु जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के आज इस मंच कार्यक्रम में जो आप लोगों ने थीम रखा है इंडिया फर्स्ट, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने कहा कि विभाग जो है वो दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आवास और शहरी विकास के मामले हो अथवा पावर हो। तो उस नाते से ये दोनों विभागों का काम मुझे दिया गया, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं। दोनों ही अपने आप में बड़े विभाग हैं और आम आदमी की ज़रूरत के हिसाब से दोनों का महत्व है। इसलिए जो योजनाएं सरकार की ओर से बनाई जाती हैं उसमें भारत सरकार का जितना विषय है वो हम पूरा करते हैं, और आशा करते हैं कि प्रदेश की सरकारें भी हमको सहयोग करें। जहाँ स्थानीय, क्योंकि स्थानीय निकाय से भी जुड़ा विषय होता है, स्थानीय निकाय भी हमको सहयोग करें, तो सब मिल करके और जो आकांक्षा है आम जनता की उसको पूरा करने के लिए और सब काम पूरा करते हैं। मनोहर लाल जी, हरियाणा में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, करीब 9.5 साल आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और जो उस दौरान सरकार में योजनाएं आई, आपका जो कामकाज था वो एक बड़ा असर के तौर पर देखा गया। और सबसे बड़ा जो संकेत था पर्ची खर्ची का, क्योंकि पूरा देश उसी से लेकर परेशान है। भारतीय राजनीति में से सबसे बड़ी विसंगति मानी जाती है वो जो पर्ची खर्ची है, उसका जो इनोवेशन आपने किया या उसको एक तरह से आपने खारिज किया, वो एक बड़ा संदेश गया लोगों में भरोसा जागा। वो उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, सोच बहुत सामान्य और सरल सोच है, बड़ी कठिन सोच नहीं है। अगर जीवन में उतार लिया जाए तो बहुत कठिन नहीं होता। जैसा आपने थीम दिया है कि इंडिया फर्स्ट, देश पहले बाकी सब बाद में है। देश के नाते से हमें देश की जनता की सेवा करनी है, और जो चीज़ें समाज को ठीक नहीं लगती हैं, उनको परेशान करती हैं, उनको लगता है कि हमको कष्ट में से निकलना पड़ता है, उनको कैसे दूर किया जाए। आमतौर पर राजनीति के बारे में आज से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को अच्छा आदमी तो एंटर करना ही नहीं चाहता था, कि राजनीतिक नेता मत को चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि राजनीति में जिस प्रकार की भावना थी कि कैसे अपने आप को राज सत्ता का भोग किया जाए, कैसे संपत्ति इकट्ठी की जाए, कैसे अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए, अपने महत्वाकांक्षा लेकर के जो आदमी चलते थे, मोदी जी के आने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। मोदी जी ने एक ही बात कहा कि हाँ, देश की सेवा, जनता की सेवा, समाज की सेवा, ये हमारे लिए प्रमुख है। हमें इसको भोगना नहीं है, हमें इसको अपने आप के लिए उपयोग नहीं करना है। उस बात को धारण किया तो हरियाणा मेरा परिवार है, 2.5 करोड़ जनता परिवार है, ये भाव मन में लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री बना, हर प्रकार की उनकी सेवा करना मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। जब नौकरियां, पैसा देकर के नौकरियां दी जाती थी उस समय लेकर के लिए आती थी, और फिर सिफारिशें चलती थी, पर्चियां चलती थी, इसको पहले दिन से हमने खारिज किया कि नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ किसी आदमी को नहीं होनी चाहिए। टैलेंट जो है लोगों का, उसका सम्मान करना चाहिए। मेरिट इज मिशन, इसको लेकर के हम चले और पहले दिन से लेकर के इसको शुरू किया। बहुत इसमें ऐसे विषय भी आए जब लोगों ने हमको डराया, उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति है, कि वोट की राजनीति है, आप अगर इस प्रकार से करोगे और अपने लोगों की चिंता नहीं करोगे तो फिर अपने लोग भाग जाएंगे। मेरा एक ही उत्तर था कि आप नौकरियों के कारण से अपने बनते हैं तो फिर जिनको नौकरियां मिल जाएंगी वो सब अपने हो जाएंगे।
शायद जो चिंता आपको क्या? डरा रहे थे, जो लोग आपको डरा रहे थे, वो भूल गए थे कि आप डरते नहीं हैं और बिना डरे आपने बहुत सारी सरकार में योजनाएं लाई। उसका एक उदाहरण साक्षरता को लेकर भी सामने आया। जो पढ़ी लिखी पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लेकर आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जिसमें लोगों ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा साक्षरकार लोग नहीं है, सरपंच हैं, जनपद हैं, पंचायत में, अगर ये फैसला लागू किया जाएगा तो फिर बड़ा नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। आप पढ़ी लिखी पंचायत का कॉन्सेप्ट लेके आए, उसे सफलता मिली और भारी विजय भी मिली। नहीं, उसका भी बहुत बड़ी एक लंबी कहानी है, तो लेकिन इतना समय नहीं है मैं बता सकूं। वो विषय तो बहुत लोगों ने विरोध किया, खास करके पुराने राजनीतिक लोग, उनका कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो आ ही नहीं सकेंगे। विपक्ष के लोगों ने विरोध किया, अंतोगत्वा हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में पहला ऐसा निर्णय जब चलते हुए चुनाव के अंदर और उसके ऊपर रोक लगा दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, 46 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होकर के और उस पर फैसला हुआ कि ये डिसीजन हरियाणा सरकार का जो है ये बहुत ही सराहनीय है। नॉट ओनली इन हरियाणा बट अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो इट। ये सुप्रीम कोर्ट का लिखित निर्णय है और उसमें से आज जो परिणाम निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, महिलाएं हैं। एक बेटी तो विदेश पढ़ करके आई और आने के बाद हरियाणा में उन्होंने कहा आज मुझे अच्छा मौका मिला है सत्ता में आने का। फतेहाबाद जिले की थी, तो उसने चुनाव लड़ा और वो विदेश से बहुत अच्छी पढ़ाई करके आई थी और जहां जिला परिषद की मेंबर बनी, आज भी अच्छा काम कर रही। तो ऐसे बहुत से, केवल एक विषय नहीं है, बहुत से ऐसे सुधार हमने किए, बहुत से ऐसी नई नीतियां लेकर के आए कि सामान्यतया आम आदमी जिसमें तकलीफ पाता है उसको तकलीफ नहीं हो, उसको घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रोएक्टिव होकर के जो कुछ कर सकते थे वो सब हमने 10 साल में किया और अच्छी बात यह है उस 10 साल में किया, यह तो अच्छी बात है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है नायब सिंह सैनी, उन सब चीजों को आगे उस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, एक भी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, पीछे नहीं हटने दे रहे हैं। बिजली एक बड़ी सुविधा है तो एक चुनौती भी है देश के लिए, और बतौर हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए आपने बहुत सारे काम किए, आपने बहुत सारे बिजली को लेकर प्रस्ताव भी दिए, योजनाएं लेके आई जिसमें बिजली चोरी पर लगाम रुकी, राजस्व बढ़ा, जनरेशन लॉस जो बिजली को लेकर होता था उसमें भी बड़ा फायदा हुआ। तो क्या ये जो हरियाणा का एक मॉडल है वो देश में बिजली के तौर पर देखा जाएगा या कुछ और सुधार आपके स्कीम्स? हरियाणा में मुख्यमंत्री के रहते हुए मेरे पास पोर्टफोलियो बिजली का भी था। जो पावर के मिनिस्टर के नाते जो चीजें अनुभव वहां की, निश्चित रूप से उसका लाभ आज मुझे हो रहा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर लगातार जो हमने देखा, खास करके कुछ एरिया हरियाणा के, सब हरियाणा तो नहीं था, कुछ एरिया ऐसा जहां बिजली के बिल भरना माने सरकार के आगे झुकना, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। जो बिजली का बिल भरेगा तुम तो डरपोक हो, तुम तो सरकार के चमचे हो, ये शब्द हरियाणा में चलते थे। और जो बिजली नहीं भरता, बिल नहीं भरेगा, वो मूंछों को ताव दे के चलता था। हमने निवेदन किया, हमने एक रैली में जाकर के झोली फैलाई कि भाई आपको हम बहुत कुछ देते हैं, इतनी जितनी मांगे पूरी करते हैं, एक मांग मेरी पूरी करो। बारडा की एक रैली झोली फैला करके बिजली के बिल मैंने मांगे। उस समय लोग हैरान हुए, ये कैसा मुख्यमंत्री है। लोग तो आके कहते हैं बिजली मुफ्त दे देंगे, बिजली ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बिजली के बिल मांग रहा है, हमने बिल देने नहीं है। बहुत कहानियां हैं, लंबी कहानियां। हमने एक योजना चलाई कि हमारा गांव जगमग गांव, और वो योजना इतने सफल ढंग से आगे धीरे धीरे बढ़ाई 5 साल में हमने कि हरियाणा का लाइन लॉस जो 35% था वो हम 11% पर लेकर के आ गए। 11%। तो एक इतना क्रांतिकारी बदलाव वहां हरियाणा में हुआ। लोग आज बिजली का बिल भी भरते हैं, 24 घंटे बिजली भी लेते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। बल्कि कुछ लोग आए, वो कहते हैं अब तुम्हारा बिल ज्यादा आता, थोड़ा बिजली कम सप्लाई करो, ये भी भांगाने लग गए। मतलब जो 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 हरियाणा में मूंछों का ताव बिजली के बिल ना भरने पे होता था, वो आपने बता दिया कि मूंछों का पर ताव दो और बिजली का बिल भरो। असली जो है ताव इसमें है, ताव इसमें है। और स्थिति का परिवर्तन यहां तक हुआ कि जैसे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में शादी के लिए बेटी का रिश्ता लेकर के कोई जाता है तो वहां ये पहले पूछता है कि आपके गांव में 24 घंटे बिजली आती कि नहीं आती है, तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब बिजली का बिल भरा गया, हाँ भरा गया तो अब आया ना। तो अब आज वही स्थिति सारे देश भर में। मोदी जी ने एक योजना चलाई, सौभाग्य नाम की स्कीम। सौभाग्य स्कीम में, और जितने घरों में बिजली नहीं थी, लगभग 2,85,00,000 परिवारों के अंदर और बिजली पहुंचा करके आज हमने दावा किया है कि देश का आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बिजली नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है। अब उस बिजली के आगे सुधार क्या क्या हो सकते हैं उसमें लगातार लगे हुए हैं। पावर डिपार्टमेंट बहुत
बड़ा डिपार्टमेंट है। ये केवल इतना मात्र नहीं है कि हम जो बिजली देख रहे हैं और उस बिजली को हम बटन दबा करके बिजली जला लेते हैं और हम आनंद लेते हैं। इस बिजली के पैदा करने में, जनरेशन में, फिर इसके ट्रांसमिशन में, फिर बिजली के अन्य अन्य प्रकार, फिर बिजली का टैरिफ, बिजली के घाटे, कितने ही ऐसे विषय हैं जिसको आज उसी प्रकार से हम आगे बढ़ा रहे हैं जैसे हमने हरियाणा में किया था। एक असंतुलन देखा गया है और यही कारण है कि भारत सरकार से कई सारे सर्कुलर राज्यों में भेजे जाते हैं। राज्यों से ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो बिजली आप फ्री दे रहे हैं या जो बिजली का बोझ है राजस्व का, अब वो ज्यादा केंद्र वहन नहीं करेगा, लिहाजा अपने अपने राज्यों में बिजली को लेकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़िए। तो क्या बिजली का निजीकरण किया जा रहा है? क्योंकि विरोध भी बहुत हो रहा है, वो क्या है? ठीक बात है आपकी। अभी एक नया जो हमारा एक्ट है बिजली का, 2003 में जो एक्ट बना हुआ था, उसमें एक संशोधन लेकर के आ रहे हैं, शायद अगले सत्र में वो आएगा। उसके अंदर मूल सिद्धांत ये है कि जो टैरिफ होगा वो कॉस्ट बेस्ड होगा। जो कॉस्ट बिजली की लगती है उस हिसाब से टैरिफ हो। अगर सरकार ने सब्सिडाइज करना है तो सरकार अपने पास से सब्सिडाइज करे। हम नहीं कहते कि सरकार सब्सिडाइज ना करे या नहीं करेगी, करेगी, करनी चाहिए। आज गरीब आदमी है, उसको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। किसान हैं हमारे यहाँ, प्रदेश के बहुत प्रांत ऐसे हैं जिनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। वो सारी चीजें प्रदेश की सरकारें पहले भी कर रही, आगे भी करेंगी। लेकिन चूंकि अब बिजली के अंदर धीरे धीरे जनरेशन में प्राइवेटाइजेशन आ ही चुका है। जनरेशन केवल सरकार नहीं करती। पहले कभी थर्मल पावर प्लांट होते थे, एनटीपीसी के होते थे, हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते थे वो एनएचपीसी के होते थे। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट लोगों ने भी लगाने शुरू कर दिए। तो प्राइवेट आदमी तो कोई भी चीज लगाएगा उसकी कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट के हिसाब से टैरिफ लेगा। तो कॉस्ट बेस्ड टैरिफ ये जो पीपीए करता है, बाद में फिर ट्रांसमिशन के माध्यम से डिस्कॉम्स को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर टैरिफ पूरा नहीं लेंगे तो वो घाटे में जाएंगे। और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी घाटे में चली गई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक कॉर्पोरेट एक्ट के अंतर्गत इंडिपेंडेंट कंपनीज है, वो घाटा अगर भरेंगे तो उसके अंदर फिर उनको उधार लेना पड़ेगा। उधार लेंगे, उसका खर्चा और ज्यादा बढ़ेगा। अंतोगत्वा बिजली, कभी एक समय ऐसा होता था जब बिजली के बारे में ये कहा जाता था एक सोशल सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है। अब ऐसा नहीं है। आज तो हर चप्पे चप्पे पर आदमी को बिजली की जरूरत है। और जितना बड़ा बिजली का बजट आज बनाने का, ट्रांसमिशन करने का और उसके बाद वितरण करने का जितना खर्च है, शायद भारतवर्ष का टोटल बजट है उससे भी ज्यादा है वो। आपको लगता है कि बिजली के लिए परंपरागत जो दूसरे स्रोत हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो पराली हो, नेपियर ग्रास हो या फिर सोलर एनर्जी हो? निश्चित रूप से, क्योंकि एक समय था जब हमारी फॉसिल पावर यानी जो हमारी जो थर्मल पावर थी, थर्मल पावर का ही ज्यादा पैमाना था, वही ज्यादा मात्रा में बनाई जाती थी। आज भी कुल मिलाकर के बिजली की क्षमता भले ही हम 50% आरी पर आ गए हैं, मोर देन 50%, लेकिन अभी भी जनरेशन में जो टोटल जो जनरेशन होती है उस जनरेशन के अंदर आज भी हम आरी पर कम है लेकिन थर्मल पर ज्यादा है। उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस ओर हम नहीं, सारी दुनिया बढ़ रही है। क्योंकि पोल्यूशन जो है अपने आप में वो थर्मल पावर में ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है। आज हम देख रहे हैं जैसे प्रदूषण है, वातावरण खराब है, उन चीजों में ये भी एक देश और दुनिया के अंदर चल रहा है कि हम थर्मल को कैसे कम करें, कोयला कैसे कम जलाएं, और अन्य स्रोत सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइडल है, इनको कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसको लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो टारगेट हमने 2030 में पूरे करने थे कि हम अपनी क्षमता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर आएंगे 2030 में, और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज 2025 में हम 50% पार कर गए, 5 साल पहले हम आ गए हैं। जोरदार तालियों के स्वागत किया जाए, वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनोहर लाल जी, आपको लगता है कि सिविल न्यूक्लियर जरूरी है विकसित भारत के लिए? देखिए, न्यूक्लियर अपने आप में एक शक्ति है और उस शक्ति के अंदर अभी तक तो ये डिफेंस के नाते से और बम बनाने के नाते से या न्यूक्लियर के जो साइंटिफिक जितने उपयोग होते थे उसको हम ज्यादा करते थे। अब आगे चल करके न्यूक्लियर जो है पावर के लिए भी उपयोगी हो रहा है, क्योंकि पावर में जैसा ग्रीन और क्लीन एनर्जी चाहिए, तो क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो न्यूक्लियर पावर है। और न्यूक्लियर पावर आगे बढ़ते दिनों में सारे दुनिया में ये परिचित हो रहा है। हमारे यहाँ भी 8.5 गीगावाट अभी न्यूक्लियर पावर हम जनरेट करते हैं, और एक 8 या 9 गीगावाट ऐसी है जो पाइपलाइन में है। कुल मिला के 16-17 है, लेकिन टारगेट हमने रखा कि 2047 तक हम 100 गीगावाट जो है पावर ये न्यूक्लियर पावर से लेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट लोग भी, एंटरप्रेन्योर भी इसमें आए। अभी तक इसलिए नहीं आते थे कि थोड़ा उनको भय भी लगता था, थोड़ा उसमें रिस्क भी होता है, थोड़ा उसके अंदर जो उनको कल को लायबिलिटी उनके ऊपर पड़ेगी वो उसको वहन नहीं कर पाएंगे। तो नया एक्ट जो अभी इस समय
आज भी बहस का वो चल रहा है विषय, और मुझे लगता है आज शाम तक नहीं कल तक वो पास हो जाएगा। इसके अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के ऊपर लायबिलिटी कम कर दी गई है, उनके ऊपर रिस्क ज्यादा ना पड़े, ताकि कल को कोई ऐसी बात आती है तो, हालांकि कभी कोई आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भय तो है ही है, तो उस भय के कारण से उनका भय दूर किया जाए, इस एक्ट के अंदर प्रावधान किए गए हैं। और अब प्राइवेट भी, सरकारी भी, और हम न्यूक्लियर पावर को लेकर के आगे आएंगे, जिससे देश में क्लीन एनर्जी और ज्यादा बढ़ सके। हर घर बिजली का सपना तो पूरा हो गया, हर घर, हर जरूरतमंद के आवास की स्थिति क्या है? ये बात ठीक है आपकी कि देश में बढ़ती हुई आबादी, और उसमें भी खास करके शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो अर्बन एरिया में घरों की जो आवश्यकता है उसका लगातार आंकलन भी करते हैं, लगातार योजनाएं बनती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2015 में PMAY घोषणा की थी, 1 करोड़ मकान ये उस समय और जो बनाए गए हैं, और उसके अंदर लगभग 98% बन करके तैयार हो गए, लोगों को उसका पोजीशन मिल गया है। अभी 2024 में, इसी वर्ष नई सरकार के आने पर सबसे पहला अगर कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था तो PMAY 2, जिसमें 1 करोड़ मकान और बना करके दिए जाएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है, और उसके लिए हर स्टेट का अपना कोटा तय कर दिया है। उसके अनुसार जो उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया है वो सारी चालू कर दी गई है, अप्लाई करना शुरू किया है, उसमें उनका सर्वे करना शुरू किया है, सैंक्शन करना शुरू किया है, ताकि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा मकान हम शहरी गरीब आदमियों को, जो MIG LIG के लोग हैं, उनको कैसे ज़्यादा मकान दे सकें, इसका हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई कमी आने नहीं देंगे। इसके बाद भी और आवश्यकता होगी तो और भी मकान शहरी क्षेत्र के अथवा ग्रामीण क्षेत्र के PMAY 3 भी अगर लाने की जरूरत पड़ेगी तो 2029 में फिर इसके ऊपर विचार किया जाएगा और बनाया जाएगा। क्लीन सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्रालय अवार्ड भी देता है, और उसका असर भी देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में कई जो देश के शहर हैं वो अपने आप को स्वच्छ रख रहे हैं, साफ रख रहे हैं, और क्लीन एनर्जी के लिए लगातार प्रयास आप कर ही रहे हैं। लेकिन क्लीन एयर एक बड़ी चिंता का विषय है, चाहे वो हरियाणा के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, पंजाब के लिए हो, और ये एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। इससे कैसे निजात मिलेगी? बहुत वाजिब प्रश्न उठाया मनोज जी आपने। अब हम देख रहे हैं कि ये एक चिंता का विषय केवल आपका हमारा नहीं है, हर आदमी चिंतित है, खास करके बड़े शहरों में, दिल्ली जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है, जहाँ AQI आज 400 तक भी चली जाती है, कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा चली जाती है। तो इसके बढ़ने के कारण भी सब ध्यान में आते हैं हमको। उसके अंदर बहुत से सुधार किए जा रहे हैं, और उन सुधारों के अंदर हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल भी कर पाने में सक्षम हुए, लेकिन पूरे प्रकार तरह से ठीक हो गया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसको और आगे पुरजोर तरीके से ठीक करने की हमारी आवश्यकता है। इसमें बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको सबको हम ला रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन वाहनों के द्वारा यानी पोल्यूशन किया जा रहा हो, चाहे पोल्यूशन इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा हो, या कभी कभी किसान की पराली जलाने का शोर भी बहुत मचता रहा है जी। मुझे खुशी है इस बात की, उस पर हमने काबू पा लिया है। हरियाणा में तो आज मैं समझता हूँ मात्र 1 या 2% किसान ऐसे होते होंगे जो पराली जलाते होंगे। वैसे तो वो भी अब नहीं जलाएंगे, इसलिए क्योंकि किसान की पराली पहले उसके लिए वेस्ट होता था, उसको जलाता था। आज किसान की पराली उसके लिए धन बन चुका है। कम से कम 2500-3000 रुपया उसको पराली का 1 एकड़ में से मिल जाता है, और उस पराली को विभिन्न प्रकार से पैलेट बनाने वाले लोग खरीद के ले आते हैं। एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी उसके अंदर वो काम आता है। इसी प्रकार से उसका एथेनॉल बनता है, उसमें पावर बनती है। तो ऐसे सब उपयोग में पराली लाई जा रही है, और पराली को बेचने का अब किसी का कारण बनता नहीं है। इसलिए इस पर हमने विजय पा ली है। हाँ, अभी क्योंकि डंप साइट्स बहुत पड़ी हैं, डंप साइट्स को क्लीन करना वो भी चूंकि हमारे जिम्मे आता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम बहुत जोर से उसको कर रहे हैं, ताकि वो भी डंप साइट पुराने वो खत्म हो जाए, और नया जो कूड़ा है उसको ठीक से सेग्रेट किया जाए, ठीक से उसको प्रोसेस किया जाए, और उसका भी उपयोग किया जाए। वेस्ट अगर डालेंगे कहीं तो अल्टीमेटली उसमें से भी प्रदूषण आएगा। तो प्रदूषण फैलाने वाली सब चीजें, अभी दिल्ली ने कल ही मैं सुन रहा था कि हमारे मंत्री दिल्ली की उन्होंने घोषणा की है कि आज से या कल से वो केवल S6 या B6 केवल उसके जो मॉडल के वाहन होंगे वही चलेंगे, उसके अलावा नहीं चलने देंगे। उसके जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसको पेट्रोल पंप वाले देख करके तभी उसमें फ्यूल डालेंगे। तो बहुत अच्छी पहल की जा रही है। इसमें निश्चित रूप से हो सकता है कुछ तकलीफ भी लोगों को हो, बहुत सारी चीजों को सुधारने के लिए तकलीफ होगी। जब तक डर नहीं होता, भय बिन प्रीत नहीं होती, तब तक मानते भी नहीं। तो शायद ये प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। चूंकि आपके पास 2 बड़े मंत्रालय हैं,
और आपने उपयोग करने की बात कही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या ऊर्जा विभाग में भी हो रहा है, होगा, या शहरी विकास मंत्रालय में किस तरीके से होगा? एक सीमा जिसके अंदर उपयोगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उसको जरूर उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समय को बचाती है, हमारे साधनों को बचाती है और एक अच्छे रिजल्ट्स भी आने लगे हैं, ऐसे सब प्रयोग बता रहे हैं। इसलिए आज फ्यूचर की डिमांड क्या होगी, उस डिमांड में किस प्रकार की बिजली और उसका हम ज़्यादा पहले बनाए, किस प्रकार की बिजली को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि अभी जो ट्रांजिशनल फेज है, इस ट्रांजिशनल फेज में जैसे हम अपनी फॉसिल पावर को कम कर रहे हैं, नॉन फॉसिल को बढ़ा रहे हैं, उसकी भी गति क्या रखी जाए। ऐसा नहीं हो कि हम फॉसिल को एकदम बंद करने का कगार पर आ जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी हम पूरी कर ना पाए, तो देश की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। ऐसे सारे अध्ययन ये एआई के माध्यम से होंगे और मोर ओवर एआई का जो प्रयोग हो रहा है उसके लिए जितना डाटा सेंटर बड़े बड़े खुले जितनी आवश्यकता होगी, उस डाटा सेंटर के लिए अगेन क्लीन और ग्रीन एनर्जी ये बहुत जरूरी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि डाटा सेंटर जितने बढ़ेंगे उसके लिए न्यूक्लियर पावर ये बहुत एक सूटेबल पावर है, तो उस नाते से उसका भी उपयोग है। तो ये सब चीजें मिली जुली हैं। एआई का उपयोग सीमित इसलिए मैंने कहा कि एआई की सीमाएं आज किसी को पता नहीं है जी, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की नई चीज होती है वो अगर रचनात्मक तरीके से काम में ली जाए तो उसका अपना उपयोग है। जैसे एटॉमिक एनर्जी, इसका अगर रचनात्मक उपयोग है तो बहुत बढ़िया, अगर विध्वंस करने को लग जाए तो यही तबाह कर देगा। ऐसे एआई की ताकत है। एआई भी आज नए नए प्रयोग उसके लिए किए जा रहे हैं। एक सीमा के ऊपर जाने की बजाय उसको सीमित तरीके से यूज करें, रचनात्मक तरीके से करें। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि एआई के लिए कहा जा रहा है कि जेनेटिक्स को चेंज करने का काम भी एआई करेगी। अब जेनेटिक्स में अच्छी भली जेनेटिक्स है, लेकिन उसमें कहीं कहीं कहते हैं कि कुछ जेनेटिक्स बीमारियां लेके आती है, कुछ जेनेटिक्स में हम फसलों में खास करके एग्रीकल्चर में यूज करना चाहते हैं कि अच्छी तरह के बीज पैदा हों, तो डिसऑर्डरली जेनेटिक्स को ऑर्डरली करने का काम एआई करेगी। मैं मजाक में कभी कभी कहता हूं कि अगर ऑर्डरली जेनेटिक्स को एआई ने डिसऑर्डरली कर दिया तो फिर दुनिया का क्या बनेगा। तो इसलिए एक सीमा में रह करके एआई का उपयोग सब जगह हम भी करेंगे। मनोहर लाल जी, जीवन जीना एक कला है। 9.5 साल आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रालय, भारत सरकार के 2 बड़े मंत्रालय, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जो एक साथ किसी को दिया नहीं जाता क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। आप पहले भी मुस्कुराते रहे थे जब हरियाणा जैसे टिपिकल स्टेट में आप मुख्यमंत्री रहे, और अभी भी मुस्कुराते रहते हैं। आपके चेहरे पे तनाव नहीं दिखता, ये कला क्या है? वैसे तो ये मुझे भी हैरानी हुई थी जब मोदी जी ने 2 बड़े मंत्रालय मेरे जिम्मे लगाए, तो मुझे लगा कि क्या कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई। लेकिन आखिर उसका अध्ययन किया, ध्यान में आया कि कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। व्यक्ति के अंदर काम करने का एक मानस होना चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, उसका स्वभाव बनना चाहिए। काम का स्वभाव अपने आप को सब चीजों को सरल कर देता है। मैं एक उदाहरण यहाँ का तो नहीं है, मैं जापान का उदाहरण दे रहा हूँ। अभी जापान में नई प्रधानमंत्री आई है, एक महिला प्रधानमंत्री, पहली बार महिला प्रधानमंत्री आई हैं। तो उन्होंने आने के बाद हर कोई नए नए चीजें प्रयोग करते ही हैं। तो उस महिला प्रधानमंत्री, क्या नाम उनका, महिला प्रधानमंत्री जापान की, जो भी है, उन्होंने आते ही एक शिंजो आबे, तो उन्होंने एक सूक्त दिया, एक वाक्य दिया, 3 शब्दों का वाक्य, और जो जापान में प्रचलित हो गया है। क्या था, अब जापानी भाषा में क्या रहा होगा, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्क वर्क वर्क, 3 शब्द उन्होंने दिए। और आज जो जापान में बच्चे के जबान पर वो चीज है। तो वर्क वर्क वर्क, यानी भले उन्होंने वहां के लिए कहा होगा, लेकिन ये सबके लिए अप्लाई होता है। अपने यहाँ गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहो, आपके लिए कुछ चीज मुश्किल नहीं है, सब आसान है। आपने चूंकि गीता का जिक्र किया है तो कुछ लोग गीता की पंक्तियां बोल देते हैं। आप गीता को अपने पास रखते हैं, साथ लेकर चलते हैं और आत्मसात भी करते हैं। आपको किसने बता दिया? बस पता चल गया, जेब से देखिए गीता निकलने वाली है। बाकी लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। मैं ये गीता अपने पास रखता हूं। तो गीता, मनोहर लाल जी, गीता रखते ही नहीं है, गीता का अध्ययन भी करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते भी हैं और आत्मसात भी करते हैं। क्या यही शक्ति का कारण? देखिए, स्वभाव बहुत चीजों से लिया जाता है। गीता उसमें एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे लिए है, लेकिन आखिर समाज में बहुत ऐसे आदर्श हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं। हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अब वो गीता का कितना अभ्यास करते कितना नहीं, लेकिन उतनी एनर्जी उनकी जितनी हम देखते हैं,
आयु में तो मेरे से भी ज्यादा बड़े ही हैं वो। और आज उस आयु के व्यक्ति बहुत कम मैं देखता हूं कि कितने एनर्जी आज देश में रहे, विदेश में चले जाएं, रात में चले, दिन में चले, और आने के बाद वही स्फूर्ति लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से मोदी जैसे और भी आदमी हैं। तो हमें अपने आप के ऊपर भरोसा रख करके जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाना है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास कोई करता तो कोई भी व्यक्ति रुक नहीं सकता, हमेशा आगे बढ़ के चलेगा। उसमें आयु कोई विषय नहीं होता, मन जो होता है उससे आदमी ऊर्जावान होना चाहिए, युवा होना चाहिए। 7 RCR प्रधान सेवक निवास हो गया, सेवाधाम हो गया। आपने भी अपने घर का जो नाम है बहुत पहले कबीर कुटिया आवास कर दिया, कबीर कुटीर। उसके पीछे क्या? बहुत सरल भाव था। एक दिन मैं संत कबीर जी की जयंती का एक अवसर था, वहां गया हुआ था, तो वहां कुछ श्लोक पढ़ा, तो एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी में से लगा कि संत कबीर जैसे भावना कोई हर कोई रखे तो बहुत अच्छा आएगा। तो वो वाक्य था कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब ये वाक्य समाज के प्रति जो समर्पण का भाव रखने वाले व्यक्ति के मन में जितना आना चाहिए, मुझे अच्छा लगा। तो उसी दिन जाकर के मैंने कहा ये कबीर जी का जो दोहा है मुझे प्रभावित कर रहा है, तो मेरे आवास का नाम संत कबीर कुटीर ही रहेगा। और वो आपने नाम रख दिया। मनोहर लाल जी, बीजेपी पहले तो सरकार चौंकाती थी, कुछ ऐसी योजनाएं, नोटबंदी या तमाम तरह की आई। अब बीजेपी पूरे देश को चौंका रही है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता चौंक जा रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, तो ये क्या पीढ़ी परिवर्तन है? देखिए, दुनिया चौंकती है, लेकिन बीजेपी के अंदर रह के काम करने वाला व्यक्ति चौंकता नहीं है। नहीं, बहुत सारे चौंक गए, यकीन नहीं। वो चौंके वो जिनको वो संस्कार नहीं है जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता में संस्कार होता है जी। हमारे मन में संस्कार है। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति यहाँ अपने सामने ही अपना कोई योग्य प्रतिनिधि, उनका जो उत्तराधिकारी बने, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। दूसरा, अपने से कम आयु का बने, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। तीसरा, किसी को भी प्रधान बनाया जाए, प्रधान का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ ही वो हो जाता है। प्रधान अपने आप को भी, कोई भी प्रधान बनता है उसके मन का विचार भी ये होता है कि आई एम नथिंग बट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मैं सभी बराबर हैं, उसमें लाइन में नंबर 1 पर खड़ा हूं, यही मेरा दायित्व है। और उस नाते से मुझे जो कुछ करना है सबको विश्वास में लेके चलना है। यहाँ एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता, एक बहुत बड़ी टीम है, और इस टीम के नाते से सबको विश्वास में लेना, सबके राय परामर्श से चीजों को चलाना, सामूहिक निर्णय की जो पद्धति भारतीय जनता पार्टी की है, मैं समझता हूँ देश में नहीं दुनिया में भी इतने बड़े, वैसे तो इतना बड़ा लोकतांत्रिक संगठन दुनिया में कोई है ही नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इतने बड़े संगठन में और जिस प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप करते हैं, दुनिया में कोई संगठन ऐसे नहीं करता। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा जो बनी हुई है, इसको आगे बढ़ाते हैं। दुनिया उससे निराश भी होती है, परेशान भी होती है, हैरान भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मगन होकर के देश की सेवा में लगा है। इंडिया फर्स्ट, देश पहले, इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। इस भाव को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। सड़क से संसद तक हर राजनीतिक पार्टी के हर मंच से राजनीतिक भाषा की चिंता होती है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये आवाज निकलती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये शब्द देश को कितनी पीड़ा देते हैं? देखिए, संस्कार जो होते हैं वो अपने आप में एक बड़ा महत्व रखते हैं। अब कौन व्यक्ति क्या संस्कार में पलता है उस पर निर्भर करता है जी। लेकिन ये सब जो प्रकट किया जाता है, इसका प्रभाव किसके लिए कहा गया उसके लिए पढ़े ना पढ़े, लेकिन जिसने कहा है उसके ऊपर उसका जरूर असर जाता है, और जनता सोचती है कि आदमी क्या बोल रहा है, क्या करना है। मुझे बड़ा तरस आता है कि ये जो इस प्रकार की भाषा बोलने वाली पार्टियां, इनके नेता अथवा कार्यकर्ता जैसे जैसे ये बोलते हैं, और जैसे जैसे बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि कोई इनको इस प्रकार की भय नहीं है इस बात का कि जनता क्या सोचेगी, लेकिन जनता इसकी चिंता करती है कि जो इस प्रकार का नाप शनाप बोलते हैं, एरोगेंट होके बोलते हैं, जनता उसको पसंद नहीं करती। इनको ये चिंता करनी चाहिए कि अपने आप में अकेले कुछ नहीं है, जनता साथ नहीं होगी तो ऐसे ही तैरते रहेंगे, जनता साथ होगी तभी अपना प्रभाव आगे रख पाएंगे। जनता सब कुछ सिखा देगी, जनता सब जानती है। वैसे तो मोदी जी ने आपको इतना भी समय नहीं दिया है कि आप समय निकाल सकें, मनोरंजन कर सकें, लेकिन फिर भी जब भी आपको थोड़ा बहुत समय मिलता होगा, आप क्या करते हैं मनोरंजन के लिए? कोई फिल्म देते हैं, गाना गाते हैं, क्या करते हैं? कभी कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं, कोई मैगजीन पढ़ने को मिल जाए, कभी कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं,
कंप्यूटर पर आजकल तो मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया ने बहुत सी चीजें छेड़ दी हैं, अच्छी अच्छी चीजें वहां दिख जाती हैं, अच्छे अच्छे चुटकुले मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे मन को भावन करने वाले ऐसे बहुत विषय। मैं तो बल्कि अच्छी चीजें मिलता हूं तो आप जैसे लोगों को भेजता भी हूं कि जरा भाई अच्छा, कई बार तो ऐसे मजाक करने वाली चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया के जो रील्स चलती हैं, इसमें भी संदेश बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। और अच्छे अच्छे संदेश हैं, वो सबको फैलाते हैं और सब सीखते हैं, करते हैं। निराश नहीं होना, मन में यही विचार रख करके आगे फिर चल पड़ते हैं। और गीता को आत्मसात करते रहना, जो हमेशा आपकी जेब में रहती है। गीता का अपना प्रभाव है, मैं साथ रखता हूं तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। आप ITV के मंच पर आए, इंडिया न्यूज के मंच पर आए, इंडिया न्यूज के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर खट्टर जी, जाने से पहले धुरंधर फिल्म देख पाए आप? एक फिल्म की काफी चर्चा आजकल हो रही है, तो मैं पूछता हूं, धुरंधर देख पाए या फिल्मों का शौक है या अभी नहीं? समय नहीं मिल पाता? कोई समय आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ चलूंगा, देख के आऊंगा। चलिए डन, हम सदन के अलावा समय लेंगे आपसे और फिर ले जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच मनोहर खट्टर जी। और एक आग्रह आपसे, एक तस्वीर के लिए आप रुकें। सांसद का राज्यसभा कार्तिकेय शर्मा जी, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं इस खास तस्वीर के लिए। यादगार लम्हा है, एक तस्वीर में कैद करना चाहते हैं हम। इंडिया न्यूज मंच का ये खास सत्र हुआ, एक खास सेशन रहा, जहां मनोहर खट्टर जी केंद्र मंत्री ने चर्चा की तमाम बड़े मुद्दों पर। आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बीच आए।